आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जो है राजनीति विज्ञान नाम की हमारी पुस्तक से, और हमारी आज की तारीख है 17 अक्टूबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद ही होगा हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ रहे थे। इससे संबंधित 2 वर्कशीट हम कर चुके हैं। मैं आपको याद दिला देती हूँ, पुराना हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख भाग कौन से हैं, जिसमें हमने नेता, सक्रिय नेता, अनुयायी पढ़े थे। फिर हमने राजनीतिक दल के 5 कार्य, मुख्य 5 कार्यों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था राजनीतिक दलों की प्रमुख 5 आवश्यकताओं के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ी थी अगली वर्कशीट में ये बातें कि कौन से दल किस तरह की, हमने पढ़ा था कि कौन से देश में किस तरह की दलीय प्रणाली है, या ये कहें कि दलीय प्रणाली क्या होती है, हमने इस बारे में जाना था। जिसमें हमने मुख्यतः 3 दलीय प्रणालियों के बारे में पढ़ा था। पहला, एक दलीय प्रणाली जो कि चीन में है। दूसरा हमने पढ़ा था 2 दलीय प्रणाली जो हमें अमेरिका और ब्रिटेन में दिखाई देती है। फिर हमने पढ़ा था बहुदलीय प्रणाली जैसे कि भारत में है। उसके बाद हमने और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए ये जाना था कि किस तरह से एक दल प्रांतीय या राज्य दल के रूप में उभरता है, और फिर किस तरीके से एक दल राष्ट्रीय दल के रूप में उभरता है या अपने आप को स्थापित कर पाता है। तो ये तमाम बातें पढ़ने के बाद आज हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक दलों की समस्याओं के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। राजनीतिक दलों के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां मतलब कुछ समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से तो निपटना ही होगा। हम अच्छे तरीके से, आपको याद ही है कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता है हमें लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। अगर हम चाहते हैं हमारा लोकतंत्र बना रहे, उसमें हमारे पास चुनने के अवसर हों। जब चुनने के अवसर होंगे तभी तो लोकतंत्र कायम रहेगा। तो चुनने के अवसर तभी होंगे जब राजनीतिक दल होंगे। तो देखते हैं कि इन ही राजनीतिक दलों के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं या कौन सी समस्याएं हैं जिनका जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले है वंशवाद। वंशवाद का मतलब है, एक तरीके से अगर हम कहें, भाई भतीजावाद। मतलब आज पिता मुख्यमंत्री के पद पर हैं तो कल को उनका बेटा मुख्यमंत्री के पद के लिए दावेदार हो जाता है। वजह इसके कि व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है उसके अलावा जो और महत्वपूर्ण नेता हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले या बड़ा नेता बनने का अवसर मिले, उसकी जगह पर उसके पुत्र को यह अवसर दे दिया जाता है। अथवा अगर हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें, मान के चलिए कहीं पर एमएलए है, जिस पार्टी से है, तो उस जगह से उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को एमएलए की टिकट देने की जगह पर उसी की पत्नी को, उसी के बेटे को, उसी के किसी रिश्तेदार को दी जाती है कि ये परिवार यहाँ से हमेशा जीतता आया है और आगे भी इसी परिवार को टिकट दी जाए। ये जो एक ही परिवार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद हो या वो एमपी एमएलए जैसे पद हो। एमपी मतलब सांसद, एमएलए मतलब विधायक। तो चाहे वो सांसद का पद हो, विधायक का पद हो या किसी अन्य मंत्री का पद हो, कि पहले इसके पास थी तो अब इसके बेटे के पास या उसकी पत्नी के पास। आपने देखा होगा ऐसा आसपास कि किसी पद पर जब चुनाव होते हैं तो पुरुष उस चुनाव लड़ते हैं, और वहीं पर क्योंकि ये प्रावधान है कि सीट जिस जगह पर जो चुनाव होते हैं उन सीटों को स्त्रियों के लिए भी आरक्षित किया जाता है। तो कुछ सालों बाद वो सीट जब बदलकर महिला सीट हो जाती है, मतलब अनिवार्य है कि इस बार आपको वो सीट किसी पुरुष को नहीं, महिला को ही देनी होगी। तो चुनाव के समय जब वो पार्टी किसी महिला को सीट देने के बारे में सोचती है, तो जिस परिवार को सीट दी जाती रही है तो उसी परिवार की स्त्री को सीट दे दी जाती है, चाहे वो घर की बेटी हो या पत्नी। और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, वंशवाद कहते हैं या भाई भतीजावाद कहते हैं। चाहे वह स्त्री कभी सड़क पर आई ना हो, किसी से बातचीत भी ना करती हो, लोग उसे जानते भी ना हो, लेकिन चुनाव में, और चाहे वो चुनाव के वक्त भी प्रचार प्रसार के लिए बाहर ना निकले, सारा काम काज उनके घर के पुरुष संभालें,
लेकिन ऐसी स्थिति वाली स्त्री को भी सीट दे दी जाती है। किसके कारण? भाई भतीजावाद के कारण। जो अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए भी बाहर ना निकले, वो काम करने के लिए कैसे बाहर आएंगी? तो वो काम बाद में कौन करता है? उनके घर के पुरुष ही करते हैं, जो अब तक राजनीति को संभाल रहे थे। तो ऐसी स्थिति राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी समस्या है कि जिन्हें हम अब तक चुनाव के लिए टिकट देते आए हैं, उन्हें मना कैसे किया जाए, या उनसे बचा कैसे जाए, या दूसरे लोगों को अवसर कैसे दिया जाए। तो ये राजनीतिक चुनावों के समक्ष एक बड़ी समस्या है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी समस्या की ओर, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। अब हम लोग मूवी तो खूब देखते हैं और आपने ऐसी बहुत सारी मूवी देखी होंगी। मैं आपको सीन बताती हूँ, नहीं, स्थिति बताती हूँ, और आप किसी भी मूवी का कोई भी सीन याद कर लीजिए जो इस स्थिति से मिलता जुलता हो। जैसे पैसे के दम पर कोई व्यक्ति आकर सीट मांगता है चुनाव के वक्त, और राजनीतिक दल उसे मना नहीं कर पाते। एक इस वजह से मना नहीं कर पाते क्योंकि आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण, बाहुबल के कारण, उसके पास शक्ति है और वो लोगों को डरा धमका सकता है, लोगों को डरा धमका के वोट दिलवा सकता है, या फिर जिन लोगों ने उसे मना कर दिया उनके घर वालों को या उनको नुकसान पहुंचा सकता है, एक इस डर से। और दूसरा, बाहुबल और गलत कामों को करने के कारण उसके पास बहुत सारा धन है, आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, और उस धन से वो इन राजनीतिक पार्टियों की मदद करता है। तो क्योंकि इन राजनीतिक दलों को उससे धन मिलता है और वो धन इन्हें मिलता रहे, इस डर से भी ये लोग उन्हें टिकट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं या उन आपराधिक प्रवृत्तियों के आगे घुटने टेक देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि किस तरीके से ऐसे आपराधिक तत्वों की घुसपैठ को रोका जाए। यहाँ तक कि जब आप आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे, आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो ये राजनीतिक दल हैं, एक ऐसा समय भी था, ऐसे लोगों को टिकट दी जाती थी कि किसके पीछे कितने केस हैं, मतलब जिसके ऊपर जितने ज्यादा केस हैं, मतलब पुलिस केस हैं, उसे टिकट दी जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है और उसके पास उतना ही ज्यादा बाहुबल है, लोग डर कर उसे वोट देंगे, उसे जीत हासिल होगी लोगों के बीच में। लोग उसे जानते हैं, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को लोग जाने ना जाने, लेकिन बुरे व्यक्ति को सब जानते हैं। जिसे जानते हैं वो वोट मांग के जीत हासिल करेगा, या लोग डर के मारे उसे नापसंद होकर वोट दे देंगे, और जो लोग हमारी पार्टी के हैं वो उसे वोट दे देंगे, तो जीत हासिल हो जाएगी। तो ये बड़े बड़े दो कारण पढ़ लिए हमने। चलो अब बढ़ जाते हैं तीसरे कारण की ओर। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है विकल्पहीनता। विकल्पहीनता का क्या मतलब है? विकल्पहीनता का वैसे मतलब होता है हमारे पास अवसर नहीं होना, हमारे पास ये विकल्प ही नहीं है कि हम किसे चुने। मतलब वही के वही व्यक्ति, वही के वही चेहरे, और वही का वही सब कुछ। तो किस तरीके से राजनीतिक दल जो है, जैसे मान के चलो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अब कि उनके पास विकल्प नहीं है, वो मजबूर हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, या सांसद के बेटे को ही टिकट देने के लिए, क्योंकि जिनके पास एक बार भारत में चुनाव जीतने के बाद सत्ता आ जाती है, वो इतना धन और इतना बाहुबल शक्ति को इकट्ठा कर लेते हैं कि उनके खिलाफ कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। अब उनके खिलाफ कोई लड़ने के लिए खड़ा ही नहीं होगा तो विकल्प पैदा कैसे होगा? विकल्प का क्या मतलब होता है? विकल्प का मतलब होता है कि हमारे सामने दो चीजें हैं और हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक को चुन सकें, या चार चीजें हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार एक को चुन सकें। तो विकल्पहीनता राजनीतिक पार्टियों के सामने क्यों आके खड़ी हो गई है? क्योंकि मैं जो आपको बता रही हूँ, एक बार जो सत्ता में आ गया वो इतना धन और इतना बल इकट्ठा कर लेता है अपने भ्रष्टाचार के कारण कि उसके सामने फिर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा ही नहीं होता, जिसके कारण विकल्प खत्म हो जाता है। जब दूसरा कोई होगा ही नहीं तो विकल्प कैसे बनेगा? विकल्प होने के लिए तो दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। तो ये हुई एक तीसरी बात। अब बढ़ जाते हैं हम चौथी बात की ओर, और चौथी बात ये है कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। आंतरिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? तो आंतरिक लोकतंत्र का मतलब है कि ऊपर से तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र इस प्रकार का है, हमारा लोकतंत्र उस प्रकार का है, और
हमारे लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है। जैसे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो हमने कहा हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हम विश्व के सबसे बड़े देशों में, जो विश्व के बड़े-बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े देश हैं, भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे चुनाव होता है, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। तो इन सब मायनों में देखा जाए तो भारत का लोकतंत्र जो है वो बहुत ही प्रभावी लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातों के आधार पर, जबकि आंतरिक लोकतंत्र वो होता है जहाँ सभी लोगों की इच्छाएं, ज़रूरतें, कम से कम मूलभूत ज़रूरतें ज़रूर पूरी होती हैं। एक अच्छे लोकतंत्र में भ्रष्टाचार नहीं होता। जैसे आप अभी नेट पर सर्च कीजिए और पता कीजिए कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो सोचो पहले राष्ट्रपति थे, आज क्या काम करते हैं। भारत में कोई भी नेता एक बार किसी पद पर आ जाए तो दोबारा उसे नौकरी करने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, नौकरी करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज आप नेट पर सर्च कीजिए कि बराक ओबामा वर्तमान में क्या कार्य करते हैं, क्योंकि अब वो राष्ट्रपति पद पर नहीं है, अभी तो ट्रंप जी जो है वो राष्ट्रपति पद पर हैं। तो जब आप ये सर्च करके इसका जवाब ढूंढ लेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या काम करते हैं आज वो, और आप समझ पाएंगे कि भारत में आज आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो भारत में लोकतंत्र का नाम है बड़े स्तर पर, कागजी स्तरों पर वास्तव में भारत में लोकतंत्र का अभाव है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। और इसी वजह से भारत में इतना करप्शन होता है, बेईमानी होती है और दूसरे वो सभी काम होते हैं जो एक सच्चे लोकतंत्र में नहीं होते हैं। इसके अलावा मैं और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताती हूँ। आप सर्च करके देखिए भारत का नाम विश्व के, आप नेट पर गूगल पर सर्च कीजिए, लिखिए कि विश्व के लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए और फिर उसमें ढूंढिए तसल्ली से बैठकर भारत का नाम कौन से नंबर पर आता है। इस बारे में फिर मैं अगली वर्कशीट में आपके साथ और चर्चा करूंगी। पर बराक ओबामा के बारे में आप आज ही ढूंढकर कमेंट कीजिएगा और भारतीय लोकतंत्र से तुलना करके अपने दिमाग के अंदर जद्दोजहद कीजिए। चलिए मैं बढ़ती हूँ अब 5वें पॉइंट की ओर, जो है राजनीतिक समस्याओं की मुख्य 5वीं समस्या, वो है पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का मतलब होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। पारदर्शिता का मतलब होता है आर पार दिखाई देना। पार दिखाई देना, दर्शिता मतलब दिखाई देना, पार तो आपको पता ही है, आर पार दिखाई देना। तो हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनमें पारदर्शिता का अभाव है, मतलब उनके अंदर ही अंदर क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। किसने किसको क्या दिया, क्या लिया, क्यों दिया, किस आधार पे दिया, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कुछ नहीं पता। और आप मूवी में देखते हैं, इतने सारे सीन देखते हैं कि किस तरीके से अंदर ही अंदर रातों रात पूरी पार्टी खत्म हो जाती है, पूरी एक बड़ा नेता बन जाता है रातों रात। किसके दम पर? धन के और बाहुबल के दम पर या दिमागी बल के दम पर। तो ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो दल के अंदर शामिल हैं या सरकार में सत्ता पक्ष में या विपक्ष में शामिल हैं। बाकी आम लोगों को तो कुछ नहीं पता कि क्या घटना किस तरीके से घटी, कैसे हुई। जैसे बड़ी फेमस मूवी आपने देखी है भरत, सीएम भरत देखी होगी आपने, साउथ इंडियन मूवी है। इसी तरह के कुछ और मूवी भी हैं जो बहुत प्रमुख हैं और राजनीति से संबंधित हैं। और राजनीति संबंधित जितनी भी मूवी आपने देखी उनमें आप ऐसे देख पाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आम लोगों को तो पता ही नहीं कब कब में क्यों क्यों कैसे कैसे हो गई। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने पढ़ी, अच्छा एक और खास बात, सिर्फ 5 समस्या नहीं है राजनीतिक दलों के सामने, पर हम मुख्य 5 समस्या इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम 5 समस्याओं का अध्ययन अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो उत्तर आता है वो बड़ा प्रश्न 5 नंबर का आता है। तो कम से कम 5 पॉइंट तो आपको लिखने ही है, इसलिए आप एक भी मत भूलना, सारे के सारे अच्छे से गांठ बांधकर दिमाग में रख लीजिए कहीं। चलो मैं वैसे मानकर चलती हूँ कि इतना सारा पढ़ने के बाद याद ही हो जाता है। मैं जितना डिटेल में आपको समझा रही हूँ, मुझे कोई इतने डिटेल में समझाए तो मैं तो कभी भी ना भूलूं, और मुझे पूरा विश्वास है आप भी नहीं भूलेंगे क्योंकि आप तो मुझसे भी तेज हैं। चलो बढ़ जाते हैं आगे। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव देने हैं। अब आपको ये बताना है कि ऐसा क्या किया जाए कि जो समस्याएं हैं, चुनौतियां पूछा जाए या समस्याएं पूछा जाए, आंसर वही होगा जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है, दोनों का एक ही मतलब है।
अब सुधार बताने हैं कि सुधार के कुछ उपाय बताइए, सुझाव बताइए, मतलब हम अब बताते हैं। एक तो ये कि दल बदलने के कानून को सख्त से सख्त किया जाना चाहिए, कठोर किया जाना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जैसे मान के चलिए किसी ने आम आदमी पार्टी में रहकर, अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में है तो उसी का उदाहरण लेते हैं, आप आसानी से समझ पाएंगे। मानकर चलिए किसी ने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर अपना बड़ा चेहरा बनाया, मतलब वो बहुत मुख्य फेमस हो गया, बहुत फेमस हो गया, बहुत फेमस, और बहुत फेमस होने के बाद उसे किसी दूसरी पार्टी से ऑफर आता है, किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से, मान लो भाजपा से, कांग्रेस से, या किसी दूसरी बड़ी पार्टी से उसको ऑफर आता है और वो दल बदल लेता है, राजनीतिक दल, एक दल से दूसरे दल में चले जाता है। अब जब वो दूसरे दल में जाएगा तो जो पहली पार्टी है उसके हो सकता है उसके राज मतलब आप समझते हैं ना, उसकी जो खुफिया बातें हैं हो सकता है वो वहां बताए, इसके अलावा व्यक्तियों की खुफिया बातें वहां बताए जो पर्सनल व्यक्तिगत हो सकती हैं, दोस्ती के नाते किसी ने उन्हें बताई हो वो हो सकती हैं, जिससे समाज में एक खराब माहौल पैदा होता है। ऐसी बातें मीडिया के पास जाती हैं और ऐसी बातें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो सब हमें बताई जाती हैं, मतलब आम जनता को बताई जाती है, और आम जनता के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, जिन जगह बातों में पारदर्शिता होनी चाहिए, वो बातें हमें नहीं बताई जाती। तो फिजूल की चीज़ें समाज में उत्पन्न हो जाती हैं सिर्फ इन दल बदलू लोगों के कारण। तो दो नाम मैं आपको भी मुझे वर्तमान में याद हैं जिन्होंने दल छोड़ दिया। उसमें जैसे कपिल शर्मा का नाम आपने, कपिल शर्मा, कपिल का नाम आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके वो एक बड़ा चेहरा बने और उसके बाद फिर पार्टी को छोड़कर वो भाजपा में शामिल हो गए। इसी तरीके से और भी कुछ चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और फिर बिल्कुल इसके अलावा ऐसे भी लोग दिखाई देंगे जो दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, अपने पार्टी में रह के उन्होंने चेहरे बनाए और फिर किसी दूसरी पार्टी को अपनी पार्टी बना लिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग गलत हैं, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, वो सही हैं या गलत हैं इसका फैसला आप करें या वो लोग करें, इस पर निर्णय देने वाली मैं बिल्कुल भी कोई नहीं हूँ, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो दल बदलने का जो नियम है उस कानून को सख्त करना चाहिए, मतलब ऐसा ना कर सकें लोग। दूसरा, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मतलब जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो लोग राजनीतिक दलों में पार्टिसिपेट ना कर सकें या फिर चुनाव में भाग ना ले सकें, इस तरह के नियम बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के संगठनों में चुनाव होते रहने चाहिए, मतलब जो उनका मुखिया है एक ही के हाथ में हमेशा बागडोर रहती है और शुरू से लेकर अंत तक वही मुखिया रहता है और वही सारे फैसले करता है। होना ये चाहिए कि समय समय पर राजनीतिक पार्टियों में चुनाव होने चाहिए और वो अपने नेताओं को ताकि बदल सकें या चुन सकें, ठीक है। क्योंकि जैसे हमें पता ही है कि जो पार्टी का मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और वही प्रधानमंत्री, जो मुख्य व्यक्ति होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। अगर राज्य दल है तो मुख्यमंत्री बनेगा और राष्ट्रीय दल है तो वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो ऐसे अगर बाकी सारे लोग अपना नेता बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, मतलब संगठन जो है, राजनीतिक दल जो है, उसके अंदर संगठन में चुनाव होने चाहिए, उनके आपस में चुनाव होने चाहिए ताकि वो किसी दूसरे व्यक्ति को अगर अपना नेता बनाना चाहते हैं तो बना सके। इससे क्या होगा, इससे वंशवाद जो है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को अगर चुन लिया गया तो फिर भाई भतीजावाद खत्म, पहला हट गया तो उसके पुत्र की या उसकी पत्नी की बारी तो नहीं आएगी। चलो अब तीसरी के बाद चौथी बात की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि किसने क्या किया। जैसे हमने कहा ना, पारदर्शिता का अभाव है, तो वो जो भी काम कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद चलो अगले पद पर बढ़ जाते हैं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अब क्योंकि हमें पता है कि राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं को सीट न की बराबर मिलती हैं या महिलाएं राजनीति में बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं, अब क्योंकि ये प्रावधान ही नहीं है कि महिलाओं को 50% सीटें अगर मिलती तो महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती, इसलिए महिलाएं भाग नहीं लेती और ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उसी घर को, परिवार को सीट दी जाती है और महिला सीट होने पर वो स्त्री चुनाव लड़ती है उनके घर की, जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती। तो महिलाओं को अगर राजनीति में उचित जगह मिले, उनको प्रतिनिधित्व मिले, तो वो भी घर से निकलकर राजनीति में भाग लें और अच्छी भूमिका निभाएं। जैसे आप जानते हैं इंदिरा गांधी अपने आप में बहुत बड़ी नेता थी, बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए। उस जमाने में सरोजनी नायडू एक बहुत ही दबंग महिला थी और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े बड़े काम किए।
ऐसा कहा जाता है कि सरोजिनी नायडू की आवाज़ में वो ताकत थी कि वो बिना माइक के भी जब बोलती थी तो 500 लोगों की भीड़ में पीछे तक एकदम साफ आवाज़ जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें कोकिला, भारतीय कोकिला भी कहा जाता था। और उनके भाषण में वो प्रभाव था कि कहीं पर अगर खबर हो जाती थी कि सरोजिनी नायडू भाषण देने आ रही हैं, तो बहुत दूर दूर से लोग उनके भाषण को सुनने के लिए वहाँ इकट्ठे होते थे। सोचिए, बिना माइक के भाषण देने के लिए जब वो खड़ी हैं और 500 लोगों की भीड़ अचानक से इकट्ठी हो जाती है, तो कितनी बड़ी नेता रही होंगी वो अपने आप में। तो ये महिलाएं हैं जो बड़ी नेता रही हैं। और आज के टाइम आप आम आदमी पार्टी से ले लीजिए बड़े नेताओं के रूप में, तो आप कुछ अच्छे अच्छे नाम सुन लेते हैं, जिसमें आप अतिशी मार्लेना का नाम सुन लेते हैं कि शिक्षा में सुधार करके वो जो है आज एक बड़ा चेहरा बन गई हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपने काम काजों के कारण राजनीति में बड़ा चेहरा बन गई थी और हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं, संख्या बहुत कम है। देखिए, मुझे आपको उदाहरण देने के लिए कितने पुराने-पुराने उदाहरण देने पड़ रहे हैं। तो महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो पूरे तरीके से भाग ले सकें। अब तीसरी के बाद, अब ये 5वीं के बाद छठी बात पढ़ते हैं हम, चुनाव का खर्चा सरकार उठाए। अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारी मूवी में हम देखते हैं रातों-रात पैसे, मतलब पैसे जो है पेटियों में भर के, ट्रकों में भर के, बसों में भर के, या फिर हम देखते हैं कि वो जो अटैचियाँ होती हैं उनमें भर-भर के सप्लाई हो रहे होते हैं। किस लिए? सिर्फ सीट खरीदने के लिए। तो अगर चुनाव का खर्चा सरकार उठाएगी, तो ना लोगों को पैसे, जैसे बहुत सारी जगहों पे हम टीवी में देखते हैं, हकीकत में तो मैंने कभी देखा नहीं, मैंने सुना है ऐसा होता है कि चुनाव से एक दिन पहले पैसे बढ़ते हैं, पुलिस उस पर रोक लगाती है। जैसे आपने वो सिंघम मूवी आई थी, उसमें देखा था कि रातों रात पैसे बढ़ते हैं और फिर गुस्से में आके अजय देवगन जो है वहाँ लड़के की पिटाई करने पहुंच जाता है, लड़कों की, और वहां पे उसकी माँ सामने आ जाती है कि मारना है तो मुझे मारो, ऐसे ही लेगा पैसे, खूब लेगा पैसे। मूवी देखी होगी आपने। तो पैसे बांटते हैं और पैसे लिए जाते हैं और पैसों पर वोट भी दिए जाते हैं। तो अगर चुनाव पूरा का पूरा सरकार कंडक्ट कराए, जिसमें जो छोटी छोटी पार्टियां लड़ रही हैं उन्हें अपने पैसे खर्च ही ना करने पड़े, तो करप्शन खत्म हो जाएगा। ना उन्हें अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना किसी को लेना पड़ेगा, ना देना पड़ेगा, छुट्टी एकदम, सब खत्म। और बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वो कुछ भी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते जो दूसरे दल भाग ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से जो है कुछ बदलाव हो सकता है। तो ये हमारी तरफ से थे सुधार। तो चलो अब पढ़ लेते हैं ये कि हमने आज क्या सीखा। पहला प्रश्न, अपराधीकरण राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, भारतीय राजनीति के समक्ष। अब हमें ये बताना है कि हम इस कथन से सहमत हैं कि नहीं, और अगर हम सहमत हैं तो हमें इसके पक्ष में तर्क भी देने हैं। तो चलो भाई, हम तो बिल्कुल सहमत हैं कि अपराधीकरण जो है वो राजनीति के समक्ष चुनौती है। इतने सारे केस होते हैं, उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद वो जीत भी जाते हैं, और जीत के बाद फिर वो करप्शन ही करते हैं और लोगों को फिर डराते हैं, धमकाते हैं, अपनी बाहुबल से, अपने दम से उनसे वो पूरा गलत काम करते रहते हैं, पूरे सिस्टम को हाथ में ले लेते हैं, पुलिस उनके हाथ में आ जाती है, बाकी लोग उनके हाथ में आ जाते हैं और वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। तो हम उत्तर के पक्ष में तर्क देते हैं। तो हमारा उत्तर है कि हम सहमत हैं, तो हमें अपराधीकरण के खिलाफ जो है कुछ बातें बोलनी है। तो देश की राजनीति और कानून निर्माण प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की उपस्थिति का लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण, मतलब हमें ये बताना है कि कैसे कैसे अपराधीकरण के कारण जो है चुनौती सामने खड़ी होती है। तो भाई सीधी सी बात है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो वो नकारात्मक प्रभाव डालेंगे देश पर, लोकतंत्र की गुणवत्ता को नकारात्मक करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब तो हमें पता ही है। फिर दूसरी बात, अपराधीकरण के कारण चुनावी प्रक्रिया में काले धन का प्रयोग बढ़ जाता है भाई, क्योंकि उनके पास पैसा जो है वो काला धन बहुत है। अपराधीकरण के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने गलत कामों से काला धन कमाया है और काले धन का वो चुनाव में प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बात, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपनी ताकत के दम पर न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है, न्यायाधीशों को भी डराने धमकाने या उस प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। न्यायाधीश पर अगर उनका जोर नहीं चलता तो सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो सबूत बनने वाले हैं, गवाह बनने वाले हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो अपराधियों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि वो सबूत मिटा देते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत आ जाती है, वो राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, तो पुलिस उनके हाथ में, सब उनके हाथ में, तो वो जो चाहते हैं वो करवाते हैं। सत्ता का प्रयोग जो है वो खिलाफ करते हैं चीज़ों के, यानी न्याय के खिलाफ करते हैं। तो
फिर इस तरीके के लोग जो है वो क्योंकि खराब ही उनकी प्रवृत्ति है, उनकी मानसिक प्रवृत्ति ही खराब है, उनका चरित्र ही खराब है, तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और सरकार के अंग जो है नौकरशाही, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब का प्रयोग वो अपने गलत कामों के लिए करते हैं, जैसे जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। फिर पांचवी चीज है, राजनीति का अपराधीकरण समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिए गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। भाई सीधी सी बात है, ये हिंसा तो करते ही हैं, और हमारी जो अहिंसा की संस्कृति है, महात्मा गांधी का जो हमारा देश है, महात्मा गांधी के साथ बुद्ध का जो हमारा देश है, जो अहिंसा का पालन करने की सीख देते हैं, ऐसी संस्कृति को ये लोग नष्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारे प्रश्न का उत्तर। मेरी तरफ से मैंने आपको बड़ा करके समझा दिया है। आप चाहें तो इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं, 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न अगर मान के चलिए पेपर में बड़ा आ गया तो आप उत्तर कैसे देंगे, इसके लिए मैंने बड़ा उत्तर लिखा है। आप चाहें पूरा लिखकर पूरा याद कर लें, चाहें तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। राजनीतिक दल के समक्ष चुनौतियां क्या हैं वो बतानी है, और तीसरे प्रश्न में हमें सुधार बताने हैं, और ये दोनों ही हमने विस्तृत चर्चा की है कि चुनौती जो है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमें याद भी हो जाएगा कि पहली समस्या ये है कि भाई भतीजावाद बहुत है भारत में, और इसी के कारण लोग जो है राजनीतिक दलों में प्रवेश कर जाते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बहुत हैं और वो अपनी शक्ति के दम पर राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद भारतीय लोकतंत्र ऊपर से तो बहुत मजबूत दिखाई देता है, पर अंदर से बिल्कुल खोखला है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, करप्शन यहाँ पर है, बेईमानी यहाँ पर है, कालाधन यहाँ पर है। उसके बाद राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अन्य कारणों से कई स्थानों पर पारदर्शिता का अभाव दिखाई देता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कहा ना कि जो भी काम होते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसके कारण हम नेता चुनते हैं, हमारा नेता दूसरा नेता चुनता है और वो दूसरा नेता चुनता है। इस तरीके से चुनाव होता है, जिसके कारण ऊपर क्या चल रहा है, नीचे हम आम जनता को पता ही नहीं चलता। तो पारदर्शिता का अभाव हो जाता है, आर पार दिखाई नहीं देता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर हमारे पास विकल्पहीनता हो जाती है कि भाई मुख्यमंत्री का बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा, एक बार सांसद बन गया, उसके खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, तो फिर विकल्प कहाँ से होगा? तो विकल्पहीनता भी एक समस्या है। तो ये 5 मुख्य समस्या हमने पढ़ी ही थी, और हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं इस पर भी हमने अभी विस्तृत चर्चा की। तो ये है पूरी चर्चा जो हमने अभी अभी तुरंत ही की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारी हिम्मत बढ़ाता है। तो वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।